प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेस इकोलॉजी यानी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इसके द्वारा मनुष्य दिन प्रतिदिन ब्रह्मांड के विभिन्न जो रहस्य हैं उनके बारे में जान रहा है, उनके बारे में नई नई जानकारी अपने को दे रहे हैं। तो ये एक तरह से एक चुनौतीपूर्ण शाखा है और इससे जो है हमें जो अंतरिक्ष के जो रहस्य हैं उनके बारे में निरंतर जानकारी मिल रही है। जब हम जैवमंडल से अंतरिक्ष की ओर चलते हैं तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा को एकत्रित करके एक असीमित वातावरण का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो हमें संपूर्ण पारिस्थितिकी का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विभिन्न घटकों का कुछ समय के लिए भंडारण किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा समय के लिए हमें अंतरिक्ष में यात्रा करनी है या वहाँ पर रहना है तो एक जो बनावटी पारिस्थितिक तंत्र या जो इकोसिस्टम है उसकी आवश्यकता होती है। या यूँ कहें, विभिन्न जो अपशिष्ट और जो उत्पाद हैं उनको हम कुछ समय के लिए तो स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है आजकल अंतरिक्ष में एक तरह से बस्ती बसाने की जो है सोच रहा है, उसके बारे में कल्पना कर रहा है इस तरह से कि वो अंतरिक्ष में एक बस्ती बसाएगा। तो इस हेतु जो है वहाँ पर एक इस तरह का एनवायरमेंटल सिस्टम जो है डेवलप करना अत्यंत आवश्यक है। तो क्योंकि मुख्य समस्या यही है कि अंतरिक्ष में जो है अभी एनवायरमेंटल जो है या जो जीवन है उसके संभावनाएं जो है अभी स्पष्ट नहीं है, उसकी संभावनाएं निरंतर तलाशी जा रही हैं। तो अगर एनवायरमेंट वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और अगर छोटे जीव या भिन्न प्रकार के जीव भी अगर कहीं उनका अस्तित्व मिल जाता है तो एक नई जो है कॉलोनी जो है अंतरिक्ष में बसाने की जो मानव की कल्पना है वो साकार हो सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेस इकोलॉजी, और इसमें सबसे पहले हम इसकी जो सामान्य जानकारी है, परिचय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर सभी मनुष्य के लिए पर्याप्त स्थान और संसाधन है, फिर भी मनुष्य ने सामरिक कारणों से वैज्ञानिक जिज्ञासा हेतु और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा, इसके अलावा महाशक्तियों में या जो बड़े देश हैं जिनमें आपस में कंपटीशन है उसके कारण अंतरिक्ष, चंद्र और अन्य जो ग्रह हैं वहाँ तक अपने यान या कृत्रिम उपग्रह जो है लगातार भेजे जा रहे हैं। वर्तमान में भी जितनी भी जो तकनीकी हमने विकसित कर ली है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक सुरक्षित और विश्वस्त अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र यानी स्पेस इकोसिस्टम का निर्माण करना और उसका अंतरिक्ष बस्ती यानी स्पेस कॉलोनी में उपयोग करना केवल कठिन ही नहीं बल्कि बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विशेषकर सभी घटकों का अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए ईंधन का वेग, इसके अलावा वहाँ पर जो उत्पाद हैं, उत्पादक वो डेवलप करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई विशेषज्ञों द्वारा भविष्यवाणी की गई है कि अगली शताब्दी के दौरान लाखों लोग एक चयनित एवं सुरक्षित जैविक तंत्र के द्वारा अंतरिक्ष बस्तियों में रह सकेंगे। अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा सकेंगे। ये अंतरिक्ष बस्तियाँ कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु और कीटाणुओं से मुक्त होंगी। तो ये एक कल्पना है मानव की, मनुष्य की, वैज्ञानिकों की, और उसके बारे में ऐसा माना गया है कि आने वाली 1-2 शताब्दी में जो है ये सपना साकार हो सकता है। उनसे लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष बस्तियों के निर्माण की सफलता मानव जनसंख्या के लगातार वृद्धि की समस्या में सहायक सिद्ध होगी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरू में एक घूमता हुआ ट्यूबनुमा स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है, जिसका व्यास लगभग 4 मील और लंबाई 20 मील की होगी, और इसका लगभग आधा भाग जो है कृषि के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। लगभग 20 लाख लोग जो है इस छोटी सी अंतरिक्ष बस्ती में रह सकते हैं। ऐसी सुरक्षित बस्ती जो है पर्यावरण की समस्याओं से मुक्त होगी। इस तरह की जो कल्पना है वैज्ञानिक कर रहे हैं कि इस तरह की बस्ती बसाई जाए, छोटी बस्ती, और वो जो है एक तरह से जीवाणु से मुक्त हो और जो प्रदूषण की जो समस्या है उससे
मुक्त हो इस तरह की, और वहाँ पर जो है कृषि के लिए जो है पादप भी वहाँ पर डेवलप किए जा सकें, इस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर डेवलप किया जा सके। तो ये जो कल्पना है, इसको साकार करने के लिए यानी लघु पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर जो जिस तरह की जो समस्याएं हैं अंतरिक्ष यात्री जाते हैं या जो यान जाते हैं, उनके सामने जिस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में जानना और उनका निराकरण जो है किस तरह से किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जो है बात करेंगे अंतरिक्ष से संबंधित जो समस्याएं और उनके समाधान। तो पृथ्वी के आकर्षण बल, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहेंगे, वायुमंडल आदि से तो मानव जो है एक तरह से अभ्यस्त हो गया है, और इस पर्यावरण से दूर अंतरिक्ष में जब मनुष्य या जो अन्य जीव भेजे जाते हैं, तो कुछ विशेष समस्याओं का जो है पूर्वानुमान करके उनका समाधान किया जाता है। यानी जो समस्याएं हैं उनका एक तरह से अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, और वो जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान क्या हो सकता है, उसका जो है एक पहले से ही पूर्व अनुमान जो है लगाया जाता है। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए जो समस्याएं हैं वो इस तरह से हैं। पहली जो समस्या है वो बाहरीनता की समस्या है। तो कहने का मतलब है एक जो दूरी है, निश्चित दूरी जो है उस तय करने के बाद में जो बाहरीनता की स्थिति आ जाती है। तो पृथ्वी का आकर्षण बल और वायुमंडल का प्रभाव लुप्त प्राय होने के बाद ही उपग्रह अंतरिक्ष में चक्कर काटता है। यानी जहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसके बाद में जो है ये उपग्रह जो है अंतरिक्ष में चक्कर काटता है, और उस समय यान की सभी वस्तुएं और जीव जो है भारहीन स्थिति में आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। यात्री को अंतरिक्ष में भेजने से पूर्व पृथ्वी पर भारहीनता की स्थिति में कार्य करने का अभ्यास कराया जाता है। यान में उपकरणों का संयोजन भी इसी प्रकार से किया जाता है कि भारहीनता की स्थिति में वे कार्य कर सकें और यात्री उनका प्रयोग कर सके। दूसरी जो समस्या है वो वायुदाब से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वायुमंडल का अंतरिक्ष में अभाव होता है, ये हम सब जानते हैं। फलस्वरूप वहाँ पर दाब भी नहीं होता, प्रेशर भी वहाँ पर नहीं होता। हमारे शरीर में वाहिनियों द्वारा रुधिर का संचारण होता है, और अंतरिक्ष में बाह्य दाब न होने के कारण, रुधिर दाब के कारण वाहिनियों से रुधिर बाहर आ सकता है। यानी अंतरिक्ष में बाह्य दाब न होने से रुधिर दाब के कारण जो वेन्स हैं उनसे रुधिर बाहर आ सकता है। इस पोशाक के लिए भी जो है, या इस तरह से जो है इस समस्या से समाधान के लिए भी जो है पृथ्वी पर यात्रियों को पूर्वाभ्यास करवाया जाता है। तीसरी जो समस्या है वो रेस्पिरेशन की है, क्योंकि जो वायुमंडल तो होता नहीं अंतरिक्ष में, इस कारण से जो ऑक्सीजन है वो भी उसका अभाव होता है, और ऑक्सीजन नहीं होने से वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए जो है क्या किया जा सके, इसके भी अनुमान या उसका पूर्वाभ्यास किया जाता है। तो वायुमंडल न होने से ऑक्सीजन के अभाव के कारण सामान्यतः श्वसन भी अंतरिक्ष में नहीं हो सकता। श्वसन हेतु ऑक्सीजन साथ में ले जाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए 24 घंटे में लगभग 800 ग्राम ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीजन सर्विस अवस्था में, यानी जो लिक्विड फेज है स्टेट में जो है सिलेंडरों में ऑक्सीजन जो है अंतरिक्ष यान के साथ ले जाते हैं। आजकल कुछ मिश्रित रसायन सिलेंडरों में भरे जाते हैं जिनका भार जो है बहुत कम होता है, और ये ऑक्सीजन देने के साथ साथ जो है यान का जो वातावरण है उसको भी शुद्ध रखते हैं। जैसे लिथियम सुपरऑक्साइड जो है 1 किलोग्राम से लगभग 610 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और वह मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैसों का लगभग 560 गुना भाग जो है पुनः अवशोषित कर लेती है। तो इस तरह के जो एक से पुनरुत्पादक जो गैस है, द्रव्य है, केमिकल है, उनका उपयोग किया जा सकता है। यानी जो है ऑक्सीजन जो है इससे ज़्यादा बनती है, और दूसरी जो CO2 बनती है ना, कार्बन जो श्वसन के बाद में जो CO2 बाहर निकलती है, उस CO2 से भी पुनः जो है उसका लगभग
काफ़ी भाग जो है ये वापस जो है अवशोषित कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो अन्य समस्या है उसमें एक और है, प्रतिकूल जो विकिरण यानी जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो उनका भी सामना करना पड़ता है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी तक बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, लेकिन अंतरिक्ष में इन घातक विकिरणों से एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। और इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यान में स्वीपर सैटेलाइट, उष्मारोधी, विकिरणरोधी पोशाक, प्रकाश से फिल्टर युक्त हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो यान के आगे जो है स्वीपर सैटेलाइट उपकरण लगाते हैं और उनकी जो पोशाक भी है वो इस तरह की होती है कि बाहरी तय वाला जो भाग है, उनका बाहरी जो भाग होता है वो इन विकिरणों के लिए एक तरह से उसका काम करता है, जो उष्मारोधक भी होता है। और तारों और सूर्य से यानी जो स्टार्स हैं या जो सन है उनसे आने वाली प्रकाश की चमक भी अधिक तीव्र आँखों को अंधा कर देने वाली होती है। इस कारण से वहाँ पर हेलमेट भी इस तरह से लिए जाते हैं, यानी हेलमेट के जो है प्रतिपक्ष में एक प्रकाश फिल्टर जो है लगाया जाता है, यानी जो हेलमेट होता है उसके सामने जो लेंस या जो शीशा लगाया जाता है वो एक तरह से उनके प्रभाव को रोकता है, यानी प्रतिकूल जो हानिकारक जो विकिरण है उनके प्रभाव को कम करता है, रोक देता है। इसी तरह से भोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है अंतरिक्ष यात्रियों को। जल और भोजन की विशेष व्यवस्था जो है, हालांकि पहले से ही करते हैं कि इतने दिन रहना है तो कम से कम कुछ दिनों का एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं। तो पॉलीथिलीन की मजबूत थैलियों में जल ले जाया जाता है और इसमें परिरक्षण द्वारा जल को पीने योग्य रखा जाता है। जैसे आयनीकृत सिल्वर जो है वो इसमें डाल दिया जाता है। 1 मिलीग्राम प्रति 10 लीटर में मिलाने से 6 माह तक जो है पानी जो है खराब नहीं होता, वो पीने योग्य रहता है। और जल नली द्वारा ही जो है पी सकते हैं, एक ट्यूब होती है उसमें, उसके सारे वो पिया जा सकता है, खराब भी नहीं होता। भोजन को भी जो है पेस्ट ट्यूब के रूप में ले जाते हैं, लेई के रूप में जो है वो ले जाते हैं और वो जो काफ़ी समय तक जो है एक तरह से सर्वाइव करने के लिए मददगार होता है एक तरह से। तो कहने का मतलब है भोजन जो है वो पॉलीथीन की थैलियों में, पानी तो पॉलीथीन की थैलियों में, और भोजन जो है लेई के रूप में जो है ले जाया जाता है। और जैसे जल में बताया मैंने, आयनीकृत सिल्वर जो है वो परिरक्षक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे उल्का की एक बड़ी समस्या होती है। अंतरिक्ष में छोटे बड़े उल्कापिंड और उल्काएं जो है इधर उधर तैरती रहती हैं, जो अंतरिक्ष यान से कभी भी टकरा कर उसको नष्ट कर सकती हैं, उसकी दिशा बदल सकती हैं या किसी विशेष भाग को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस हेतु यान में रडार प्रणाली जो है वो लगाई जाती है और ये रडार प्रणाली से जो है दूर से ही उल्काओं की उपस्थिति का जो है अंदाज़ा लग जाता है, पता लग जाता है, जिससे जो है यान की दिशा बदल दी जाती है और वो जो है बड़े खतरे से बच जाते हैं। इसी तरह से पुनः जब पृथ्वी से पर लौटते हैं अंतरिक्ष से, तो उस समय जो है एक घर्षण की बड़ी समस्या होती है। यान जो है बहुत गर्म हो सकता है, जलने का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए यान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही पश्च गति रॉकेट को यान के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि यान की गति कम हो जाती है। यानी एक पीछे की ओर एक यान लगा दिया जाता है तो पीछे की ओर धकेलता है, और आगे वाला जो यान जो है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस कारण से जो है कुल मिला के स्पीड यान की कम हो जाती है। साथ ही यान का जो बाहरी भाग है वो ऊर्जा अवशोषण का उससे ढका रहता है। तो इस सभी जो समस्या हैं उनका पूर्व प्लान करके और अंतरिक्ष की यात्रा जो है उनको सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। और जो वैज्ञानिक महत्व की जो जानकारियाँ हैं, जो जीवन से संबंधित जानकारी हैं, जो जिन जानकारियों के बारे में मनुष्य अभी भी जो है एक तरह से जिज्ञासु है, निरंतर प्रयास कर रहा है, उनके बारे में जानने में मदद मिल रही है। तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे
हमने जो बात की उसमें मुख्य वजह क्या थी, भारीनता की समस्या थी। तो एक जो वायुमंडल का जो प्रभाव है या जो एक जो सीमा है उसके बाद में जो है जहाँ वायुमंडल खत्म हो जाता है उसके बाद में यान या मनुष्य या कोई भी वस्तु है वो भारीनता के स्तर में आ जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है क्या किया जाता है, वो एक तरह से जो यात्री है उनको एक कृत्रिम जो है अभ्यास कराया जाता है, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है भारीनता की स्थिति में किस तरह से उनको अपने आप को संभालना है। तो भारीनता की समस्या, हानिकारक विकिरणों की समस्याएं, उल्काओं की समस्या, वायु दाब और श्वसन की जो समस्या है, इसके अलावा जो भोजन की जो समस्या है या जो तरुण की जो समस्या है, तरुण का भी जो एडवर्स इफेक्ट है ना उसका है, या लौटते समय वापस जो आते हैं वो, ये जो सारी समस्याएं हैं, वायुमंडल है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो इनका जो है पूर्वाभ्यास करवा कर और अंतरिक्ष के जो रहस्य है उनके जानने के लिए एक तरह से तैयारी की जाती है। उनको उनके बारे में जो है पूर्वाभ्यास करा के और उस यात्रा को सफल किया जाता है। साथ ही जो मनुष्य की जो कल्पनाएं हैं वहाँ पर एक बस्ती बसाने की जो कि रोग मुक्त हो सके, यानी उसमें वहाँ पर जीवाणु नहीं हो और वहाँ का पर्यावरण जो है वायुमंडल भी शुद्ध हो। अलग वायुमंडल नहीं है लेकिन इस तरह से कृत्रिम वायुमंडल जो है डेवलप किया जाए और वो जो है एक तरह से पूर्णतः शुद्ध हो, प्रदूषण मुक्त हो, इस तरह की जो है कल्पना मनुष्य कर रहा है और उसके न केवल कल्पना कर रहा है बल्कि लगातार प्रयास भी कर रहा है। थैंक यू।